आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की मेरी क्लास का विषय है मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। ये हमारे मौलिक संविधान में शामिल नहीं था, यानी जब 26 जनवरी 1950 को जो संविधान स्वीकार किया गया था वो लागू हुआ था, वो उसमें ये सारी चीज़ें उस समय नहीं दी हुई थी मौलिक कर्तव्य से संबंधित। ये बाद में 1976 में 42वें संशोधन के बाद हमारे संविधान के अंतर्गत लाया गया था। मैं पहले बता चुका हूँ कि जो 42वां संशोधन है वो बहुत ही विस्तृत संशोधन था, जिसमें ढेर सारे संविधान के अंतर्गत, चाहे वो प्रस्तावना हो, चाहे वो मौलिक अधिकार से संबंधित हो, चाहे ये मौलिक कर्तव्य भी हो गया, इनसे संबंधित तो ढेर सारे संशोधन 42वें संशोधन के अंतर्गत कर दिया गया था, जो कि हमारे संविधान में सीधे सीधे पार्ट 4 के बाद पार्ट 4 तक जो है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था। इसके बाद जो जोड़ा गया वो 4A करके, यानी भाग 4A करके जोड़ दिया गया, और वो 4A को 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत भारत के संविधान में हमारे देश के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को या मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये हमारे संविधान में ओरिजिनली या जो मूल संविधान था, जो कि हमारे आज़ादी के बाद जो स्वीकार किया गया था, उसमें नहीं था, बल्कि ये बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, आप लोगों को मैं ये पहले बता चुका हूँ कि मौलिक अधिकार और इसके बाद नीति निर्देशक तत्वों की आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है। ओके, आप तेज कर लीजिए। देखिए कहीं ऐसा नहीं है कि आपके मोबाइल में ही वो धीमे हो। मैं तेज बोलने की कोशिश करता हूँ। अब आवाज सही आ रही है? आवाज जा रही है मेरी? अभी भी बहुत कम है। अच्छा, मैं तब माइक लगाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कुछ देर के लिए मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, फिर मैं माइक लगा लेता हूँ। ओके, तो जैसा मैंने बताया कि मूल रूप से इस संविधान के अंतर्गत हमारे मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। इसको बाद में शामिल किया गया था, जब स्वर्ण सिंह की समिति बनी थी और उसने जो अपनी रिपोर्ट प्रतिवेदन दिया, और उसके आधार पर मौलिक कर्तव्यों को भाग 4A में प्रविष्ट किया गया हमारे संविधान के अंतर्गत। और इस वजह से जो मौलिक कर्तव्य हैं, और उसमें बाद में जो उसमें भी मूल रूप से जब 42वें संशोधन के उपरांत हुए थे तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, जिसमें बाद में 2002 में जब शिक्षा का अधिकार, जब 21A में जब संशोधन किया गया था 46वें संशोधन के अंतर्गत, तो उसमें एक और जो 10 के बाद 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो बच्चों को पढ़ाने से संबंधित था, 6 से 14 साल के बच्चों को, जिसमें गार्जियन से ये उम्मीद की गई थी कि वो सभी बच्चों को अपने 6 से 14 साल के जो भी हैं उनको शिक्षा प्रदान करेंगे। ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था। तो हम एक एक करके मौलिक कर्तव्यों को देखेंगे। इससे संबंधित जो कुछ और विशेषताएं हैं मैं उसको पहले क्लियर कर दूं। वो क्लियर कर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो कि ये है कि मौलिक कर्तव्य भी जैसे राज्य के नीति निर्देशक का तत्व हैं, वैसे ही ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यानी न्यायालय जो है इसका प्रवर्तन नहीं कर सकता है। यानी आप इसके कोई भी व्यक्ति यदि कोर्ट में जाता है कि ये आदमी अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, तो उस आधार पे इसको प्रवर्तन न्यायालय जो कोर्ट जो है ऐसा आदेश नहीं दे सकती। हाँ, अगर पार्लियामेंट ने मौलिक कर्तव्यों के पालन से संबंधित यदि कोई नियम बना रखा है, तो अगर उसका उल्लंघन कोई व्यक्ति करता है तो उस आधार पे उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। जैसे हमारे जो भी राष्ट्रीय सिंबल हो गए, तिरंगा हो गया, यानी नेशनल राष्ट्रीय झंडा है, या फिर नेशनल एंथम है, इन सब के तिरस्कार से संबंधित, हमारे देश के मानचित्र के तिरस्कार से संबंधित जो कानून बने हुए हैं, यदि उसका कोई उल्लंघन करता है तो उस कानून में जो भी प्रावधान है उसके आधार पर कोर्ट जाया जा सकता है और उसको सजा दी जा सकती है। इस प्रकार का जो कानूनी एक पक्ष है वो है, यानी कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं अपनी विशेषता में
कोर्ट उस न्यायालय द्वारा अवाद योग्य है। अवाद यानी वाद योग्य नहीं है, इसमें कोर्ट नहीं जाया जा सकता है। लेकिन यदि पार्लियामेंट ने कोई अलग से नियम बना करके उससे संबंधित कोई कानून बना दिया है तो उसके विरुद्ध न्यायालय जाया जा सकता है या उसके सपोर्ट में न्यायालय जाया जा सकता है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित ये है। इसके साथ साथ ये भी देखिए कि ये क्या है, कर्तव्य का क्या आशय हो सकता है। कर्तव्य का मतलब आप देखें कि अधिकार हम लोगों ने पढ़ लिया, फिर राज्य के नीति निर्देशक तो वास्तव में ये राज्य का कर्तव्य है कि राज्य को ये चीजें पालन करना चाहिए। वैसे ही ये जोड़ा गया कि राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता, एकता को सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यक्तियों में एक समरसता की भावना लाने के लिए, एक सिविक एजुकेशन देने के लिए, नागरिक शिक्षा देने के लिए यह आवश्यकता महसूस की गई कि भारत के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य भी होना आवश्यक है। और उस मौलिक कर्तव्यों का मतलब यह है कि वो हमारे संविधान के अंतर्गत रहें तो वो संवैधानिक मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक आपका है मतदान देना, एक कर्तव्य है। एक आपका, आप ध्यान से चीजें आप देखे होंगे, सुने होंगे कि मतदान हमारा अधिकार भी है, आपका कर्तव्य भी है, आप दे भी सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। अधिकार का मतलब आप सीधे जा करके उसके विरुद्ध कोर्ट जा सकते हैं या फिर आपके पास उस तरह के कानूनी जो अधिकार मिले हुए हैं, ये मतदान का एक है। लेकिन साथ में मतदान देना एक कर्तव्य है, ये भी है। यानी आपको मतदान देना जाना चाहिए, आपको वोट कास्ट करने पोल बूथ पे जाना चाहिए और वोट देना चाहिए, ये भी आपका एक कर्तव्य है। लेकिन ये एक विधिक कर्तव्य है, एक विधिक दायित्व है। जबकि मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत जो चीजें थी या जो चीजें दी गई हैं, जो 11 पार्ट्स में उसको बांटा गया है, वो आपका संविधान के अंतर दिया गया है। यानी उसका दायरा इससे भी ज्यादा बड़ा होता है और इस देश का संविधान इस देश के नागरिकों से यह अपेक्षा करता है कि इस देश के सभी नागरिक इन सारी चीजों को जो कि उन मौलिक कर्तव्यों में है उसका वो पालन करेंगे। अब उन कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 हो चुकी है। पहले ये जब उनको 42वें संशोधन के बाद पारित किया गया था तो ये 10 रूप में थी। मैं स्क्रीन शेयर करके वो दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए हमारे संविधान के भाग 4 का यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 4A इंग्लिश में है ये, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप इसको देखेंगे तो 4A यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है। 3 का नंबर यहाँ पे आप देखिए, इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट 1976 लिखा हुआ है, जो कि विथ इफेक्ट फ्रॉम इतने तारीख को, यानी जो भी प्रावधान होते हैं उसको संविधान के अंदर रखे जाने तक, उसको गजट करने में और संविधान के अंतर्गत रख करके उसको लोगों को तक दिए जाने या लागू करने तक कुछ समय भी होता है। संशोधन के पास होने की तिथि ये है और उसको लागू उसमें लाने की या उसको समय जो है वो 1977, लेकिन कभी भी पूछा जाएगा तो आप 76 ही बताएंगे क्योंकि ये 76 में ही इसको पास कर दिया गया था और ये हमारे संविधान के एक अंग के रूप में मान लिया गया था। ये गजट की तिथि है और ये जो है वो जिस दिन ये पास करके संविधान संशोधन करते हुए 4A में ये चीज़ें डाल दी गई, वो ये समय 1976 है। तो 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो ये सीधे देखिए लिखा हुआ है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया यानी ऑल द पर्सन ऑफ इंडिया और लिविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज नॉट गिवन हियर। इट मीन्स ओनली द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी जो हम लोग नागरिक हैं उनके लिए ये चीज़ें दी हुई हैं। नागरिक होने का जो तात्पर्य है कि आप यहाँ के जो विधिक नागरिक हैं वो होंगे। अगर कोई फॉरेन नेशनल आता है उसके लिए ये चीज़ें नहीं दी गई हैं, लेकिन इसके लिए भी आगे चल के जो ढेर सारे एक्ट्स वगैरह बनाए गए, जैसे हम प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट जो है 1971 और उसमें तमाम संशोधन करते हुए जो भारतीय ध्वज संहिता इत्यादि बनाई गई थी। देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये चीज़ें आप क्लियर होगा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे? बताइए, कोई बोल दे, मैं क्लियर हो लूं। स्क्रीन पे विजिबल है? आवाज किसी की नहीं आ रही है? जी सर। अच्छा ओके ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है, विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए और उस कानून को बना करके उसका प्रिवेंशन करने के लिए रखा गया। तो इसमें सभी लोगों को इसमें शामिल किया गया है,
ठीक है। लेकिन जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भारत के नागरिकों को विशेष रूप से आग्रह किया गया है, जिसके अंतर्गत ये दिया हुआ है कि इस में रहने वाले सभी लोगों का यह कर्तव्य होगा, सारे लोगों का जो भी भारत के अंतर्गत रहते हैं, जो कि नागरिक हैं, उन सबका ये फंडामेंटल कर्तव्य है। यानी इस देश का संविधान, इस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, ये आपसे उम्मीद करता है कि जो इसमें सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है नंबर ए से लेकर के ये के तक है। देखिए 11 टोटल होते हैं। ऐसे हिंदी में अगर आप देखें तो क से लेकर के इसमें ट तक है, ठीक है। इस आधार पे दिया गया, जो कि टोटल 11 मौलिक कर्तव्य आपके बन जाते हैं। उसमें सबसे पहले है कि टू अबाइड बाय द, मैं हिंदी में दिखाता हूँ, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ठीक है। यानी आपको इस देश के संविधान का पालन करना आपका मौलिक कर्तव्य है। उसके क्या आइडियल्स हैं, यानी जो भी आइडियल्स आपके प्रस्तावना के अंतर्गत इस देश के संविधान में दिए गए हैं, जैसे इस देश में एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक भावना, ये भी एक आदर्श है। बंधुत्व जो है, सामाजिक समरसता, ये सारी चीज़ें आपके आदर्श हैं। सामाजिक न्याय, ये भी एक, जैसे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये सारे आदर्श हैं। ये सभी को पालन करना और इसके साथ राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर करना, ये हमारा कर्तव्य है। इससे संबंधित जो कानून बना दिया गया वो आपको मैंने अभी दिखाया है कि ढेर सारे उसमें लेजिस्लेशन किए गए हैं। जो राष्ट्रध्वज संहिता बनाई गई है, तिरंगे से संबंधित, राष्ट्रगान से संबंधित बनाया गया है, और क्या क्या सजा दी जा सकती है अगर उसका उल्लंघन किया जाता है, उससे संबंधित ढेर सारे कानून बनाए गए हैं। उसमें ये दिखाया गया है कि अगर कोई भी इस देश में जो नेशनल सिंबल से संबंधित हैं, यानी सिर्फ इतना ही नहीं कि राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज ही नहीं, बल्कि जो भी इस राष्ट्रीय संहिता से संबंधित जो सिंबल्स होंगे, जैसे आप कहें कि अशोक चक्र हो, या फिर इस देश का नक्शा हो, इस देश के संविधान हो, यदि कोई उसका तिरस्कार करता है, उसके सार्वजनिक रूप से तिरस्कार करता है, तो उस आधार पे उसको पनिशमेंट दी जा सकती है उस कानून के अंतर्गत। और इसके साथ साथ, ये तो अभी छोटी सी चीज़ है, अगर इसके साथ अगर आप देखें तो देशद्रोह वगैरह का भी कानून आ जाता है, जिसको सरकार जो है बहुत ही अगर वो चाहती है तो अगर कोई इस तरह का काम करता है तो इसके साथ उस आर्टिकल को भी, उस अधिनियम को भी साथ में ऐड करके देशद्रोह वगैरह के कानून भी के उल्लंघन का भी वो उसके ऊपर चार्ज लगा सकती है और उस आधार पर उसको कोर्ट में सजा देने के लिए कह सकती है, ठीक है। तो जो हमारा पहला जो था वो राष्ट्रीय ध्वज के आदर करने से संबंधित था, राष्ट्रगान के आदर करने से संबंधित था, और संविधान का आदर करने से संबंधित हमारा ये जो है, जो पार्ट ए है, वो ये सीधे 51A का पार्ट ए जो है, सब क्लास जो है, वो ये कहता है। फिर दूसरा जो है, स्वतंत्रता के लिए जो भी स्वतंत्रता जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, उसमें जो भी उच्च आदर्श प्रेरित किए गए थे, जैसे हमारा भारत माता की बात हो, या भारत एक राष्ट्र है, राष्ट्रवादी भावना है, और सभी लोग समान हैं, इस तरह की जिस तरह की जो भावनाएं हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत थी, उसको प्रेरित करने वाली भावना को हमको सजोए रखना है, उसका पालन करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अन्य नागरिकों में प्रचार करें। इस तरह का भी कर्तव्य जो है हमारे भारतीय नागरिकों के लिए संविधान जो है उम्मीद करता है कि आप इन चीज़ों का पालन करेंगे, ठीक है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और इसे अक्षुण्ण रखने का भी, यानी हमारा देश जो है वो एक संप्रभु देश है। संप्रभुता का आशय मतलब वो सर्वोच्च शक्ति है जो कि एक राज्य प्रैक्टिस करता है, यानी सभी चीज़ों से ऊपर जो राज्य की शक्ति है इस देश में, अगर आप देखें तो इस देश का कानून सबसे ऊपर है, उससे ऊपर किसी और के कोई धार्मिक कानून नहीं है, कोई निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का कोई परंपरागत कानून नहीं है, कोई भाषाई कानून नहीं है, किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संस्कृति का कोई कानून नहीं है। यानी सबसे बड़ा जो है, विभिन्न प्रकार के जो अन्य संगठन हैं उनके कानूनों से बड़ा जो है इस देश का कानून है, सबसे बड़ा है। और यहाँ तक कि वो विदेशी शक्तियों से भी, जो बड़ी शक्तियाँ हैं उससे भी वो पूरी तरह से स्वतंत्र रहता है। इस तरह की जो भावना है वो इस देश के मौलिक संविधान के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत इसको समाहित किया गया है,
ठीक है। इसके बाद जो है अगर आप देखें तो देश की रक्षा करने का जब भी आपसे ऐसा कहा जाए कि जैसे युद्ध जैसी स्थिति हो या देश जो है बहुत ही जैसे इस समय आप देखें कि महामारी जैसी स्थिति होती है या किसी भी प्रकार की ऐसी व्यवस्था बनती है जिसके अंतर्गत ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें इस देश की सरकार कहती है, इस देश का तंत्र ये ऐसा कहता है कि आप आइए और कंपल्सरी आपको मिलिट्री ट्रेनिंग आपको कराएंगे या फिर आप चलिए देश की सेवा करिए। किसी भी आधार पे अगर आह्वान ऐसा किया जाता है तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप उस आह्वान का पालन करेंगे और उन चीज़ों का महत्व को समझेंगे और आपका ये कर्तव्य है कि आप देश की उस हिसाब से सेवा करें। ठीक है। फिर भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी देश भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। यानी कि देश, भाषा, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो संविधान के अंतर्गत चीज़ें दी हुई हैं, स्त्रियों के सम्मान से संबंधित जो चीज़ें दी हुई हैं, उन सभी का सम्मान करना और एक भ्रातृत्व की भावना यानी जो एक फ्रेटर्निटी की भावना का सम्मान करते हुए और ऐसी भावना विकसित करना, ये भी हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसको परिरक्षण करना, उसको प्रिजर्व करना। सामाजिक संस्कृति का मतलब कंपोजिट कल्चर होता है। कंपोजिट कल्चर का मतलब जब हम जानते हैं कि हमारा देश जो है बहुलवादी देश है, बहु संस्कृतिवादी देश है, जिसमें विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं। आप देखें तो बिहार के अंतर्गत मैथिली लोगों की एक अलग संस्कृति बन जाती है, दक्षिण बिहार की अलग संस्कृति बन जाती है, जो भोजपुरी संस्कृति है उनकी कुछ अलग हो जाती है, या फिर देश के अन्य हिस्सों की संस्कृतियां अलग हैं, उनकी अलग भाषाएं हैं, या तमाम तरह की विभिन्नताएं हैं, विभिन्न प्रकार की जातियां, विभिन्न प्रकार के धर्म, इन सभी को मिला करके जो एक संस्कृति बनती है उसको सामासिक कहते हैं। इंग्लिश में ज़्यादा क्लियर आपको होगा। कंपोजिट यानी कंपोजिशन, जब ढेर सारी संस्कृतियों को मिल करके जो भी बहुसंस्कृति बनती है, मल्टीकल्चरलिज्म की जो भावना आती है, वो सामासिक संस्कृति कहलाती है। इस प्रकार की भावना का विकास करना और उसके महत्व को समझना समझाना, ये हमारे देश के संविधान के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत शामिल है। ऐसी उम्मीद इस देश के सभी नागरिकों के साथ करनी चाहिए कि वो इसके महत्व को समझें और उसको प्रिजर्व करें, कंपोजिट कल्चर को, कि सभी तरह की संस्कृतियों का जिसके अंतर्गत आदर करने की बात होती है, एक दूसरे की संस्कृतियों का सम्मान करने की बात होती है, और एक सह अस्तित्व की भी भावना होती है कि एक संस्कृति दूसरे संस्कृति के अंतर्गत, एक परंपरा दूसरे परंपरा के अंतर्गत एक सह अस्तित्व की भावना का निर्माण करे। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील और जो भी आपका एनवायरमेंटल है, इस देश के जो भी नेचुरल जो एटमॉस्फेयर है उसका आपको सम्मान करना होगा, उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करनी होगी, उसको बर्बाद नहीं करना है। साथ ही जो झील, नदियां हैं, वन क्षेत्र हैं, जो जंगली जीव हैं, उनको रक्षा करें, और जो भी प्राणी मात्र का यानी कि जो भी वन्य जीव हैं या जो भी प्राणी मात्र है उसका सम्मान करें। जो भी विभिन्न प्रकार के जंतु हैं, जानवर हैं, वृक्ष हैं, उसका हम सम्मान करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा संवर्धित करने की कोशिश करें। ये हमारे संविधान के 51A के 6 में, ये 6 जो आर्टिकल सब क्लास है उसमें ये दिया हुआ है। ठीक है। इसके साथ ही एक साइंटिफिक टेम्पर का निर्माण, जो ज में ये दिया हुआ है, मानववाद और ज्ञानार्जन के सुधार की भावना का विकास करें, ये दिया हुआ है। यानी साइंटिफिक टेम्पर, जो भी चीज़ें हैं हम अंधविश्वास को न माने, हम साइंटिफिक टेम्पर को ज़्यादा से ज़्यादा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें, मानववाद का ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ावा दें। इस तरह की जो भावना होती है वो इसका विकास करें। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत ये दिया हुआ है, यानी ये हम सभी लोगों का मूल कर्तव्य है। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आलोचना में मैं अभी बताऊंगा। मौलिक कर्तव्यों की क्या क्या आलोचनाएं की जाती रही हैं, उसमें क्या और ऐड करने की बात की जाती है, क्या और चीज़ें और स्पष्ट की जाती है। अस्पष्टता जो इसका महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती हैं, जैसे हम यहाँ पे सामाजिक संस्कृति
को भी देखें तो ये स्पष्ट चीज़ है कि सामाजिक संस्कृति में क्या-क्या स्पष्ट परिभाषा हो सकती है, नहीं है। वैसे ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी यहाँ पे या मानववाद का भी एक स्पष्ट परिभाषा नहीं है, या साइंटिफिक टेम्पर, यानी साइंटिफिक टेम्पर को आपको बढ़ाना है तो निश्चित ही है साइंस जो है वो रिलीजन को नहीं मानता है, आप ये कहें, या फिर उस पे साइलेंट होता है, उसकी चीज़ों को नहीं मानता है। लेकिन इसके साथ-साथ वो ये भी इसमें दिया हुआ है कि आप कंपोजिट सामाजिक संस्कृति की भी आप सम्मान करेंगे। तो अपने आप में क्लासेस भी इसमें ढेर सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें ये होता है कि अगर हम साइंटिफिक टेम्पर मानेंगे तो विभिन्न प्रकार की परंपराएँ जो हैं उसको कैसे मानेंगे। तो ये सामंजस्य बैठाना, ये एक किसी भी प्रबुद्धवादी या कोई भी पढ़े लिखे आदमी का काम होता है। तो जब जैसे-जैसे इस देश की जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होगी तो इन जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनको और अच्छी तरह से उसको समाहित करेगी, उसको और अच्छे से समझेगी। इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर इसी के साथ सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, यानी अहिंसा का मार्ग जो गांधी जी का मूल सिद्धांत था। और सामाजिक जो सार्वजनिक आपकी जो संपत्ति है, पब्लिक एसेट्स हैं, उसको सुरक्षित रखना, चाहे उस देश में बस हो, ट्रेन हो, रेलवे ट्रैक हो, सड़कें हों, सामाजिक जो सार्वजनिक इमारतें हों, गाड़ियाँ हों, उन सबको सुरक्षित रखना आपका दायित्व है। ये भी आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये दिया हुआ है। फिर इसके साथ व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास, यानी हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि सभी व्यक्ति अपना विकास करें, और वो विकास सिर्फ आपका ही नहीं हो बल्कि पूरी कम्युनिटी का विकास हो, यानी सामूहिक रूप से भी आप ऐसी गतिविधियां करें जिससे सभी लोगों का और सभी क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित हो सके और उसकी नई ऊंचाइयों को आप विकास की छू लें। इस प्रकार की भावना का विकास करना, इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा देना आपका मौलिक कर्तव्य है। फिर इसके बाद जो नया ऐड किया गया था वो यही है कि यदि माता पिता या उसका कोई गार्जियन, संरक्षक का मतलब गार्जियन से है, कि जो भी गार्जियन हो या उसके पेरेंट्स हों, वो 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको वो शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। ये उनका मूल जो है मौलिक कर्तव्य है। ये हमारे संविधान में सबसे बाद में 2002 को जो 86 अमेंडमेंट एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंतर्गत ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे 11 जो है मौलिक कर्तव्य होते हैं, जो कि हर एक व्यक्ति से ये आशा की जाती है, भारत का संविधान ये आशा करता है कि आप अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। इनकी विशेषताओं में अगर आप देखें अच्छी चीज़ों में, तो निश्चित ही ये चीज़ें हैं कि ये हर एक व्यक्ति को, जो भी भारत का नागरिक है, उसको एक विजन देता है। जैसे प्रस्तावना जो है संविधान को और विभिन्न प्रकार के जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको कार्य करने का एक विजन देता है, उसी प्रकार से जो मूल कर्तव्य हैं एक सामान्य नागरिक को, एक आम नागरिक को किस प्रकार से इस देश में रहना है, उनके आदर्शों की व्याख्या करता है और साथ में उनके कर्तव्यों को सुनिश्चित करता है। फिर आप ये भी देखें कि मूल कर्तव्य जो हैं वो देश की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, देश के इतिहास को सुनिश्चित करने के लिए और उस देश के प्राकृतिक वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए तमाम प्रकार के कर्तव्यों की ये आशा करते हैं। और इस आधार पे मौलिक कर्तव्य जो होते हैं वो हमारे संविधान के अंतर्गत समाहित किए गए थे। ये मौलिक कर्तव्य जो हैं वो रूस से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया गया था, सोवियत संघ के संविधान से ये लिया गया था, जापान वगैरह के संविधान के अंतर्गत भी मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या की गई है। और जब संविधान बनाया गया तो मूल कर्तव्य जो था वो उस समय भी प्रस्ताव आया था कि मूल कर्तव्य जो है वो संविधान के अंतर्गत शामिल होना चाहिए उनको, लेकिन चूंकि हमारा संविधान उस समय इतना विस्तृत और व्यापक हो चुका था कि उनकी ज़रूरत नहीं समझी गई कि और ज़्यादा इससे संविधान जो है व्यापक हो जाएगा और इससे हमारे संविधान की जो चीज़ें हैं मतलब अस्पष्टता भी बढ़ जाएगी और एक बृहद बहुत ही लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इस वजह से इसको मूल कर्तव्यों की चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था और उसको बाद में उसको हटाया गया और बाद में उसको ऐड किया गया था 1976 में। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों की ढेर सारी आलोचनाएं भी होती हैं। पहली आलोचना तो यही है
कि ये न्यायालय में अवाद योग्य है, यानी इस न्यायालय में मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं कराया जा सकता है, यानी ये इसके विरुद्ध आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। सिर्फ ये उम्मीद की जा सकती, न ही सरकार जा सकती है, न ही कोई व्यक्ति जा सकता है, न ही कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति जा सकता है मूल कर्तव्यों को पालन कराने के लिए। लेकिन इस प्रकार की व्याख्याएं जरूर सुप्रीम कोर्ट किया हुआ है कि यदि मौलिक कर्तव्यों का पालन यदि अनिश्चित होता है, कोई नहीं करता है, तो उसके मौलिक कर्तव्यों को कर्टेल किया, मौलिक अधिकारों को कर्टेल किया जा सकता है, जो कि जो हाथी सिंह मैन्युफैक्चरिंग वाद 1960 में था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था की थी कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के हम व्याख्या करेंगे, यदि उससे संबंधित कोर्ट को देखते हैं, तो हम ये भी देख सकते हैं कि वो व्यक्ति अमुक संस्था जो है अपने मौलिक कर्तव्यों का कितना अच्छी तरह से पालन कर रही है, और यदि वो नहीं कर रही है तो उसके मौलिक अधिकारों को उस आधार पे अगर वो युक्तियुक्त है, विधि संगत है, तर्कसंगत है, तो कर्टेल किया जा सकता है, उसको कहीं ना कहीं से सीमित किया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था जो है सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। हालांकि ये बहुत ही विषम परिस्थितियों में ही इसका पालन किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट इसके पालन को करती है। ज़्यादातर हमेशा मौलिक अधिकार जो होते हैं, चूंकि वो वाद योग्य होते हैं, वो इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट हैं, एग्जीक्यूटेबल बाय द कोर्ट हैं, तो ये राज्य के विरुद्ध या किसी व्यक्ति के विरुद्ध अगर ऐसी बातें संविधान के मानकों के अंतर्गत होता है तो कोर्ट जाया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था जो है मूल अधिकारों में है, जबकि मौलिक कर्तव्यों में जिस तरह से राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसी प्रकार से ये आपके भी नीति निर्देशक तत्व हैं। ये आपके कर्तव्य हैं, जैसे राज्य के कर्तव्य आपके नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं, वैसे ही जो नागरिकों के कर्तव्य हैं वो आपके मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो एक आलोचना ये भी की जाती है कि ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ और आलोचनाओं में हम देखें तो यह अस्पष्ट है। अस्पष्टता का मतलब जो होता है कि ढेर सारे ऐसे आदर्शों की व्याख्या की गई है जिसमें जिस चीज़ों को क्लियर नहीं किया गया। जैसे एक मैं दो चीज़ें मैंने बताई, जैसे सामाजिक संस्कृति हो गया, या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया, या फिर अगर हम देखें तो ये भी है कि जो ऐसे आदर्श जो कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत उससे प्रेरित थे। यानी अब वैसे कौन कौन से ऐसे आदर्श हो सकते हैं जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से स्वतंत्रता आंदोलन उससे प्रेरित था, इस प्रकार की चीज़ें भी स्पष्ट नहीं है। तो ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मानववाद या ह्यूमनिज्म का जो है कॉन्सेप्ट, वो क्या है, उसको कैसे किस तरह से बढ़ाया जाएगा। तो आदर्श के रूप में तो चीज़ें रख दी गई हैं, लेकिन बहुत ही उसको क्लैरिफाई नहीं किया गया है। मौलिक कर्तव्यों की आलोचना से संबंधित ये भी एक पहलू है। ठीक है, एक तरह से हमेशा ये बात आती है कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों में क्या संबंध हो सकता है। तो निश्चित ही अधिकार और कर्तव्य जो हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो आपके अधिकार हैं वो दूसरों के कर्तव्य होते हैं। यानी अधिकार का आशय सबसे पहला ये होता है कि वो विधिक या फिर संविधिक होता है, संवैधानिक विधिक के द्वारा होता है, और वो न्यायालय में इन्फोर्सिबल हो, वो सारा कुछ अधिकार होता है। लेकिन जो आपका अधिकार है वो दूसरे का भी अधिकार है, यानी समान रूप से दूसरे को भी दिया गया है, और इस प्रकार से ये आपका कर्तव्य हो जाता है कि आप उसके भी अधिकारों का साथ में पालन करें, यानी उसके अधिकारों को भी सुरक्षित रखें, जिससे आपका भी अधिकार सुरक्षित हो और दूसरे का भी मौलिक अधिकार सुरक्षित हो। लेकिन इस तरह के जो अधिकार, जो मौलिक कर्तव्य, इस तरह के जो कर्तव्य जो आपके मौलिक कर्तव्यों में दिए गए हैं, वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, अप्रवर्तनीय है, और साथ में उनकी जो व्याख्या है बहुत स्पष्ट नहीं है। ये जो चीज़ें हैं हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों की आलोचना में के संबंध में दिया जाता है, साथ में ये भी दिया जाता है कि यदि ऐसे कर्तव्यों की तरह देखा जाए तो जब ये जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों का, उस समय ढेर सारे राजनीतिक विपक्ष ने उनका विरोध किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब ऐसा ही है तो ढेर सारी और चीज़ों को भी जोड़ा जा सकता है, या फिर राज्य हो सकता है इमरजेंसी के दौरान ये सारी चीज़ें जो घटित हो रही थी, उस आधार पर कहा गया कि राज्य जो है वो नागरिकों पर पूरी तरह से एक टोटलिटेरियन स्टेट की तरह काम करने की कोशिश कर रहा है, और व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र में धीरे धीरे राज्य स्थापित हो जाएगा और व्यक्ति की स्वतंत्रता का या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से उसका विरोध किया गया, और साथ में और ढेर सारी चीज़ों को भी ऐड करने की कोशिश की, जैसे जाति से संबंधित तो नहीं दिया हुआ है कि जातिवाद को बढ़ावा ना देना, ये या फिर अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू था जो अपने अपने आधार पे उसमें जोड़ना चाहते थे मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत।
तो फिर बाद में इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो संविधान समीक्षा आयोग था, जिसमें वेंकट चलैया उसकी अध्यक्षता में बनाया गया था, तो 50 साल जब संविधान के पूरे हुए थे, तो उस आधार पे उसकी समीक्षा के लिए कि क्या-क्या उसमें सुधार किया जा सकता है, उसके सुझाव देने के लिए इस वेंकट चलैया आयोग का गठन किया गया था, जो 2010 में जो ये सुझाव दिया उसमें ये था कि चुनाव में मत प्रदान करना या फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागिता देना या करों की अदायगी करना या बच्चों की बौद्धिक एवं नैतिक भलाई करना और औद्योगिक संगठनों के मालिकों का ये कर्तव्य है या संगठनों का ये दायित्व है कि वो अपने कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। ये विभिन्न प्रकार के जो मौलिक कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य हैं, इनको ऐड करने की भी बात आई कि हमारे जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उनमें अलग से ये चीज़ें भी जोड़ दी जाएँ, क्योंकि जो आपको मतदान देना या आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागिता करना भी आपके मूल कर्तव्यों के अंतर्गत रहे, जिससे कि इसका स्वरूप और व्यापक और महत्वपूर्ण हो सके। ठीक है? तो ये जो है महत्वपूर्ण जो इससे संबंधित पहलू हैं, जो कि हमारे देश के जो संविधान है उसके मूल कर्तव्यों से संबंधित हैं, जो कि हमारे आर्टिकल के हमारे संविधान के पार्ट 4A में दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारे आज का टॉपिक काफ़ी छोटा था, इस वजह से ये कंप्लीट हो गया। मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये कोई क्वेश्चन है? कुछ पूछना है आप लोगों को आज जो पढ़ाया गया या पहले की जो चीजें हैं? ठीक है, तब मैं अब डिस्कनेक्ट करता हूँ आज की क्लास। अगली क्लास में जो है वो जो 51 से वो आर्टिकल 52 से वो स्टार्ट होगा। ठीक है, देखिए ये पार्ट 5 है। 52 से भारत के राष्ट्रपति और उससे संबंधित आगे आर्टिकल्स जो हैं वो होंगी, इसको आप लोग देख लेंगे और फिर अगली क्लासेस मेरी जो हैं इसी चीज़ों पे बेस्ड होंगी। ठीक है, तो मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। ओके, थैंक यू।